क्या किसी स्टूडेंट का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में कोई डाउट है? क्या किसी स्टूडेंट का चैप्टर 3 में कोई डाउट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम। खुशी पांडे, एरिया ऑफ ट्राइंगल सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए मेरी बात सुनिए, यहां मेरी बात सुनिए ध्यान से। एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है का मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं है आपके सिलेबस में। ये वाला फॉर्मूला है ना, एक मिनट रुक जाओ यार, ये सभी रेस करने दो मुझे। कोई देखेगा तो कहेगा क्या पढ़ा रहा है 10th वालों को। डाउट सेशन है आज हमारा। मैं आपसे बोल रहा था कि ये वाला जो फॉर्मूला है आपकी बुक में दिया होगा, इस फॉर्मूले का यूज सिलेबस में नहीं है। जो हमारी प्री एक्वायर्ड नॉलेज है ट्राइंगल की, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हिरॉन्स फॉर्मूला, हिरॉन्स फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, उन सबसे रिलेटेड ट्राइंगल का एरिया आ सकता है। इस फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया नहीं आएगा, इस फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया नहीं आएगा। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 अदिति यादव। एक सेकंड रुक जाओ यार, मुझे 3.1 निकालने दो। जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं अदिति, एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशंस की सॉल्विंग से रिलेटेड है, ग्राफ बना करके ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के 3 तरीके पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसमें से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस से हटा दिया गया। एक तरीका जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं था वो था लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है। ये तरीका आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। अब उस समय सिचुएशन ये थी ना एक्चुअली कि 2-3 महीने में शायद स्कूल खुल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा था कि ये चूंकि ज्योमेट्रिक वर्क है, ज्योमेट्रिकल वर्क है, तो मैंने सोचा था कि ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि कैसे ग्राफ बनाना है। वैसे ग्राफ बनाना आप जानते होंगे, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता, और वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा कि कैसे 2 लाइंस को ज्योमेट्रिकली ग्राफ ड्रॉ करके और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सॉल्यूशन बताना है। तो इसीलिए मैंने एक्सरसाइज 3.1 छोड़ रखा था। फिलहाल आपके मिड टर्म एग्जाम से भी वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अब ग्राफिकल पोर्शन तो एग्जाम में मैं दे नहीं सकता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो जस्ट बी रिलैक्स्ड विद एक्सरसाइज 3.1। स्कूल जैसे रिज्यूम होगा मुझे 3.1 को जरूर रिमाइंड कराइएगा अदिति कि सर आपको 3.1 स्कूल में बताना है। 3.3 क्वेश्चन नंबर 3rd 4th पार्ट। 3.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सारे स्टूडेंट्स अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है, जैसा मैं देख रहा हूं, आप लोग अपनी बुक जरूर देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं।
द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब किसी शहर में टैक्सी चार्ज का रूल ये है कि एक तो फिक्स चार्ज आपको देना है और उसके बाद जितनी डिस्टेंस आपको कवर, मतलब ऐसा नहीं कि आपने टैक्सी रोकी और टैक्सी में बैठ गए फिर कहे कि नहीं भैया नहीं जाना है, आप बैठ गए उतर गए तब भी आपको वो फिक्स चार्ज देना है। आपने टैक्सी रोकी, आप टैक्सी में बैठे, फिर आपने मना भी कर दिया तो भी आपको वो फिक्स चार्ज देना ही देना है। तो फिक्स चार्ज एक है टैक्सी में बस बैठने का, और उसके बाद डिस्टेंस कवर करने का अलग चार्ज है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर टोटल 105 रुपये पे किए जाते हैं, और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर टोटल 155 रुपये पे किए जाते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट मान लेते हैं कि टैक्सी का फिक्स चार्ज x रुपए है और उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे y रुपया अलग से ले रहा है। मान लीजिए टैक्सी वाले का फिक्स्ड चार्ज x रुपीज़ है और वो हर किलोमीटर पे पर किलोमीटर पे y रुपया अलग से ले रहा है। तो पहला क्वेश्चन, जो पहली इक्वेशन है कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करने का 105, तो टैक्सी रोकी तो ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 किलोमीटर का y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10y, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चार्ज इज इक्वल टू 105 रुपये। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड 15 किलोमीटर का x प्लस 15y, ये फिक्स चार्ज, और 1 किलोमीटर का y रुपया तो 15 किलोमीटर का 15y इज इक्वल टू 155। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। आप बड़ी आसानी से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। श्वेता यादव, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। टू 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा हूं मैं सारे क्वेश्चंस पर आ रहा हूं। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, बस 1 बाय 1 में सबके क्वेश्चंस बता रहा हूं। टू 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 इज आउट ऑफ द सिलेबस। अमृता पांडे 2.4 डिवीजन एल्गोरिथम अब सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सप्लेन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अच्छा, ऋतिक कुमार, क्या नहीं समझ में आता है आपको इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस में? बस 1 मिनट और। जैसे मैं सीबीएसई 2004 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा एक्चुअली सॉल्व नहीं करूंगा मैं,
सीबीएसई 2004 का एक क्वेश्चन है 1/2 2x + 3y। देखिए प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। बोर्ड में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं जिस टाइप के सवाल एनसीईआरटी में हैं ही नहीं। तो ये वाली जो धारणा होती है ना मेंटालिटी की, नहीं एकदम एनसीईआरटी में जैसा है जितना है जैसा है बिल्कुल वैसे, मैथ्स में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। ये क्वेश्चन इजी तो होते हैं मगर थोड़े से लेंदी होते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज कि दीज आर नॉट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2x + 3y अपॉन में दिया हुआ, ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं है। जब लीनियर पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो फिर इक्वेशन कहाँ से बनेगी? सत्यम मानसी ने आंसर भी बताए थे। ओके, डिस्टेंस टाइम को बेस्ड क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। बिल्कुल अभी बता दे रहा हूं मैं। अदिति यादव, आई एम अनेबल टू फॉर्म इक्वेशन। कहाँ पे अदिति? चलिए सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओके, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज की एक लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम नहीं है क्योंकि एक्स और वाई जो है अपॉन में पड़े हुए हैं। लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं याद है ना? ax + by + c = 0। इस तरह की, इस टाइप की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ऐसे इक्वेशन को नहीं a/x + b/y + c = 0, इसको, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो देखो ये याद रखो, अगर ये लीनियर नहीं है तो आप यहाँ सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएंगे? हम तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, बाकी तो कोई सेट जानते नहीं। यहाँ पर एक काम किया जाता है। देखिए एक पैटर्न है इस क्वेश्चन में, 1/2x + 3y यहाँ पे भी है, 1/2x + 3y यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं, 1/2x + 3y को, ध्यान दीजिए, इस 2x + 3y को नहीं, 1/2x + 3y को आप कुछ मान लीजिए, कुछ भी, p q कुछ भी मान लीजिए, p मान लो, और 1/3x - 2y को q मान लीजिए। अब हमारा सवाल क्या हो जाएगा? अब हमारा सिस्टम हो जाएगा, नाउ द सिस्टम बिकम्स, अब सिस्टम कैसा बन गया? ये 1/, देखिए ये इतना पार्ट तो p हो जाएगा, समझ रहे हो? ये तो p हो जाएगा अपॉन में 2। तो पहली क्वेश्चन बन गई p/2 प्लस, ये देखिए 12 × 1 लिख लो यहाँ पे, ये इतना पार्ट तो q हो जाएगा, ये इतना पार्ट q हो जाएगा, 12q/7, 12q/7 = 1/2। ये बन गई हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी वो अब थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब फिर यहाँ पे 1/2x + 3q, ये इतना पार्ट तो p हो जाएगा, इसको तो हमने p माना है, तो 7 × p, और ये 4 × 1 कर लो, 1/3x - 2y क्या बन जाएगा? q, 4 × q = क्या हो जाएगा? 2। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस p और q में। इनको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। इनको पहले सॉल्व करके आप कौन कौन सी वैल्यूज निकालेंगे? p निकालेंगे, q निकालेंगे।
और जब P और Q आपको मिल जाएगा तो याद रखिए क्वेश्चन में P और Q नहीं था। P और Q तो हमने अपनी कंफर्ट के लिए लेकर के आए थे, क्वेश्चन में हमें X और Y निकालना था। तो पहले तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके P निकालेंगे, Q निकालेंगे, फिर P की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो X और Y में एक इक्वेशन बनेगी, Q की वैल्यू यहाँ पुट करोगे X और Y में फिर एक और इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तब X और Y निकालोगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सारे स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके P और Q की वैल्यूज फाइंड कीजिए। 2 मिनट दो। कैसे करते हो मुझे नहीं मालूम। इन दोनों को सॉल्व करके P और Q की वैल्यू फाइंड करो। नहीं रिचा, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है रिचा। आशीष यादव बता रहे हैं P की वैल्यू 1/7, Q की वैल्यू 1/4। मानसी भी Q की वैल्यू निकाली है 1/4। अगर आप लोगों ने सॉल्व करके निकाला है तो बड़ी तेज निकाल दिए यार, बड़ी जल्दी निकाल दिए। आशीष यादव X की और Y की वैल्यू निकाल दिया है। तुम देख के तो नहीं बता रहे हो बुक में से, तुमने सॉल्व किया है ना? अच्छा चलो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कई सारे स्टूडेंट P की वैल्यू और Q की वैल्यू बता दे रहे हैं। तो मैं गलत नहीं होगा वो किसी भी हालत में, सबका गलत नहीं आ सकता, सब ये मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ वी हैव P की वैल्यू 1/7 बता रहे हैं और Q की वैल्यू 1/4 बता रहे हैं। लेकिन हमको P और Q थोड़े निकालना था, हमको तो X और Y निकालना था। तो हमने P और Q सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, हम इस सिस्टम को लीनियर में कन्वर्ट कर पाए, इसलिए P और Q को लेकर के आए थे। अब P और Q से हमारा काम हो गया है, अब हम वापस P और Q को कहेंगे भाई तुम लोग जाओ अपना रास्ता नापो, तुम्हारा काम हो गया। 1/2x + 3y, P की वैल्यू 1/2x + 3y, ये P है और P की वैल्यू 1/7 आई थी। इसका मतलब 2x + 3y कितना होगा? 2x + 3y 7 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, Q की वैल्यू 1/3x - 2y है, 1/3x - 2y, और इसकी वैल्यू आई है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 2y की वैल्यू आ जाएगी 4। ये हो गया हमारी छठवीं इक्वेशन। अब बड़ी सिंपल काम है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y निकाल लेना है। 2 दूना 4, 3 7, 3 दूना 6 में से 2 गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हुआ क्या, इसमें हमने सिस्टम को लीनियर में रिड्यूस किया है। ये जो हमें सिस्टम दिया गया था, दिस वाज नॉट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वी हैव कन्वर्टेड दिस सिस्टम इनटू लीनियर सिस्टम एंड देन वी हैव सॉल्व्ड दीज 2 इक्वेशंस। इनिशियली ये सिस्टम सॉल्व होने वाला नहीं था, हमारे पास कोई तरीका, हम ऐसा सिस्टम पढ़े ही नहीं है। हम पढ़े लीनियर सिस्टम को कैसे सॉल्व करना, ये तो लीनियर है ही नहीं सर। तो हमने पहले P और Q से मदद मांग करके इसको लीनियर में कन्वर्ट किया। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट आर रिड्यूसिबल टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। इसलिए इसमें कुछ होता नहीं है, बस ये है कि 2 बार हमें सिस्टम सॉल्व करना पड़ता है, एक बार P और Q में सॉल्व करना पड़ा और एक बार X और Y में सॉल्व करना पड़ा। ये सवाल आसान होते हैं, बस लंबा होता है थोड़ा सा, और कुछ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का X Y भी निकाल लिया हम लोगों ने, P और Q की भी वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की कैलकुलेशन रहती है तो थोड़ा टाइम बच जाता है। आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन करते रहते हो तो मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है, वरना मुझे सॉल्व करना पड़ता और बहुत टाइम लग जाता है। आई होप ऋतिक कुमार आपको बात समझ में आ गई हो। श्वेता यादव 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट, ये तो डिस्कस हो गया।
अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक बार बता दीजिए। अच्छा, आपने 3.1 एक्सरसाइज के लिए पेज लीव करने को बोला था, तो अब अभी अभी भी 3.1 के लिए आप टाइम रखे रहो यार। मैं उम्मीद कर, देखो मैंने कहा ना, 10th में एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, जो मैं ऑफलाइन पढ़ाना चाहता हूँ। वो ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्क है ना। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोगों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहता था, बट जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने की बारी आई ना, तो फिर मेरे दिमाग में था कि क्या क्या छोड़ूंगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलो 3.1 एक सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें ना, तो पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में, जहां तक कि मुझे ध्यान है, 3.1 से एक भी सवाल नहीं आया। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो एक्सरसाइज 3.1 से पिछले 4-5 सालों में एक भी सवाल नहीं आया, जहां तक कि मुझे ध्यान है, एक भी सवाल नहीं आया। और कंस्ट्रक्शन एक छोटा सा चैप्टर। तो कहने का मतलब ये है ना कि मैं ज्योमेट्री ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि ज्योमेट्री वर्क क्लास में हो, मैं आप लोगों का क्लास वर्क देख पाऊँ कि आप कैसे बना पा रहे हो। अगर किसी से नहीं बन रहा है तो मैं हाथों हाथ आपको बता पाऊँ। यहाँ इधर मैं क्या बताऊँगा आपको, बस बता दूंगा ऐसे ऐसे करना है, तुमको समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक। तो वही बात है। तो 3.1 हुआ और कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर हुआ। जैसे ही स्कूल रिज्यूम होता है, मुझे मुझे 4-5 दिन भी अगर मिल गए तो मैं बड़े आराम से बता दूंगा। ये एक दिन लगेगा मुझे 3.1 बताने में, 3 से 4 दिन लगेगा मुझे कंस्ट्रक्शन पढ़ाने में। So just do not worry about those topics. 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0 solve by quadratic formula. एक क्वेश्चन दिया गया है, 2x स्क्वायर क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 और लिखा है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके देख लीजिए कि क्या उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं भी, या मैं बेवजह मेहनत कर रहा हूं। हो सकता है उसके रूट्स इमेजिनरी हो, मैं झूठ मूठ टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी की वैल्यू 7 दिखाई दे रही है, ए की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, सी की वैल्यू 5 रूट 2 दिखाई दे रही है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 2 जा 8, 5 जा 40 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 तकरीबन 1.4 के आसपास होता है ना, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 के आसपास होती है। तो एक बात तो पक्की है कि ये क्वांटिटी 1.4 का मतलब तकरीबन 1.5, 1.5। तो 40 का 1.5 करेंगे तो 60 के अराउंड आएगा। तो ये क्वांटिटी जो है 49 से ज़्यादा है। ये क्वांटिटीज आप मल्टीप्लाई कर लो, 40 आप मल्टीप्लाई कर लो 1.4 में, ये आ रहा है मुझे तकरीबन 56। तो कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी लेस देन 0 है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। जब रूट्स इमेजिनरी हैं तो मैं क्यों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं, मैं क्यों कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊं, मैं क्यों फैक्टराइजेशन में अपना सर फोड़ूं। तृप्ति प्रजापति, सॉरी हाँ तृप्ति प्रजापति, आई होप आपको आंसर समझ में आ गया हो। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 का। कैन यू एक्सप्लेन द सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड शायद सिलेबस में नहीं है ना सर। आई एम अनेबल टू फॉर्म इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस b। तृप्ति का एक और क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस बी स्क्वायर। इसको हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, इसको हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है।
अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है मयूरी। क्या लिखा है तुमने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5? भाई रूट टू के ऊपर क्यों क्यों इतनी डिस्कशन हो रही है? अगर रूट टू है तो मैंने बता दिया ना कि वो नहीं आएगा, उसका उसका उसके रूट्स इमेजिनरी हैं, बात खत्म। अगर वही क्वाड्रेटिक है तो उसका आंसर मैंने बता दिया आपको, द रूट्स आर इमेजिनरी। अगर वही क्वाड्रेटिक है तो उसका आंसर बता दिया, बात खत्म। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। याद है ना फैक्टराइजेशन का क्या फंडा होता था? फैक्टराइजेशन का फंडा होता था सर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे। अच्छा, वन साइन के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, इसका वन में मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा। अब क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया सर, अब क्या करते थे, इसका ऐसा फैक्टर ढूंढते थे, इसका ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढते थे जिसको, यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, माइनस, इसका ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढते थे जिसको माइनस करने पर ये मिडिल टर्म 4a आ जाए। इसका ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पर मिडिल टर्म 4a आ जाए। पहले तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फैक्टर पेयर हैं इसके, इसके यही फैक्टर है। अब इसको और ज्यादा तो फैक्टराइज कर नहीं सकते अपन। अब इन दोनों में से किसको किसमें माइनस करें कि 4a आ जाए, हमको 4a लाना है। इन दोनों फैक्टर पेयर्स को सब्ट्रैक्ट करा के 4a लाना है, तो किसमें से किसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 4a की जगह मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये सॉरी 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 बी प्लस 2a बी माइनस 2, ये दोनों फैक्टर पेयर थे, इन दोनों को माइनस करा रहा हूं मैं। देखिए b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2a और ये 2a ऐड होके 4a आ जाएगा। तो मैंने इस 4a की जगह ही ऐसे लिखा है, मैंने 4a की जगह ही ऐसे लिखा है, बाहर x रहेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इसको भी फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लो, इसको भी फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लो, b माइनस 2a b प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0, है ना? यहां तक की बात समझ में आएगी नहीं? यही तो बस समझना है, फैक्टराइजेशन में यही तो बात है। आप जो तृप्ति का क्वेश्चन गलत लिखे हैं, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा 2x स्क्वायर है सर। अच्छा 2x स्क्वायर ही तो लिखा है मैंने, अच्छा रूट 2x स्क्वायर है। ओ आओ, ये बात है, तब तो डिस्क्रिमिनेंट 9 आ जाएगा। ठीक है ठीक है तृप्ति, अभी मैं उस क्वेश्चन को एक बार और बता दूंगा, ठीक है? वैसे सत्यम ने आंसर कुछ बता रखा है, ठीक है तृप्ति, मैं पहले वाला एक बार फिर बता दे रहा हूँ, वैसे सत्यम ने आंसर बता रखा है। ये वाली बात यहां तक सबकी समझ में आएगी नहीं, पहले ये बता दो, ये सबको समझ में आ रहा है?
यही स्टेप तो आपको बस समझना है ना, यही स्टेप आपको बस एक बार समझना है। यही बात अगर समझ में आ गई तो फिर खेल खत्म। चलो, अब तो कुछ नहीं करना, बस अब मल्टीप्लाई करना है। ये b प्लस टू ए का x से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है ना। इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, इन दोनों में कॉमन x दिखाई दे रहा है सर, इन दोनों में कॉमन b माइनस टू ए, बी माइनस टू ए, यहां पर से x माइनस अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों के पास है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी। ऐसे कई क्वेश्चन कई बार बताए गए हैं, चाहे वो बीच बीच में डाउट क्लासेस भी लगती रही हो, चाहे यूट्यूब क्लासेस हो, अगर आपको याद हो असाइनमेंट में भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस कई बार दिए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं यार, क्योंकि फैक्टराइजेशन ना आप 8th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, ऐसे सवाल आ सकता है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सीरियसली लेना चाहिए थोड़ा सा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और यहाँ तक कि इस क्वेश्चन की बात है, तृप्ति कह रही है सर यहाँ √2 दिखा हुआ है, शायद मैंने सवाल गलत लिख दिया, तो ये 4 5 जा 20, 2 जा 40 आएगा यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पर ये आएगा 9 हमारा। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ही तो लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं याद है। बी की वैल्यू 7, डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल रखा है 9, ए की वैल्यू √2। इसको अलग अलग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 रूट्स आएंगे यहाँ से, इसको अलग अलग कर लेना, आपका आंसर 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा ना। एक बार -7 + 3 करके निकालना, एक बार -7 -3 करके निकालना। इसके आगे तो आप कर लोगे, आई एम श्योर। बस एक बार और सर, क्या सत्यम, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। अमृता शर्मा किसको, उसे राइट वाला, राइट वाले में कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया बाबा। यहाँ तक तो आप सब बताया कि समझ में आ गया था, फिर इसके आगे ऐसा क्या है, ब्लू वाले में कौन सा ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा था। थर्ड स्टेप ये वाला, ये तो बस माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस अंदर गया है और ये x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस b + 2ax माइनस माइनस प्लस b - 2ax, और ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। हाँ है ना। इसके आगे वाले स्टेप में यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ इन दोनों में से किसके पास क्या है, इसके पास ही b - 2 है, इसके पास ही b - 2 है, b - 2 कॉमन ले लिया, है ना। फोर ए एक्स को कैसे अलग कर दिए, अरे यार आप रिकॉर्डिंग देखना अब कि मैंने 4ax को कैसे अलग किया, इसीलिए उस समय मैं पूछा था कि यहां तक कितने लोगों को समझ में आया। अमृता शर्मा, सत्यम भारद्वाज, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखना, 2 मिनट तो लगेगा, टाइम फॉरवर्ड कर लेना वीडियो को और एकदम इसी क्वेश्चन पर आ जाना। टाइम देख लो अभी कितना हो रहा है, कितने मिनट तकरीबन क्लास चली है, फॉरवर्ड करके देख लेना कैसे कैसे मैंने बताया है।
हाँ भाई, और कौन कौन सा डाउट था पीछे? ऐसा है ना कि पीछे वाले जिनके डाउट्स अभी भी रुके हुए हैं, जरा अपना फिर से कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस हो गए हैं ना, मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रही है, उसमें टाइम वेस्ट होगा ना। जिनके भी डाउट्स पीछे अभी भी छूट गए हैं, वो अपने डाउट्स फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर दीजिए। वैसे हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बट फिर भी देखता हूँ मैं, अगर कोई 2-4 मिनट 5 मिनट वाला क्वेश्चन होगा तो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16, डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन खुशी हम लोग कल करेंगे, ओके। डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, स्टार्टिंग में ही मुझे याद दिला दीजिएगा। मैं ये ज़रा 9.1, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना बच्चा। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 करेगा। The angles of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. 4 9 पर है, top of the tower, height of the tower is 6। अच्छा, 4 और 9 पर कौन पूछ रहा था? श्वेता यादव। क्वेश्चन नंबर 9.1, एक्सरसाइज 9.1 को लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16 जो आपने पूछा है, सभी लोग हैं। एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। 9.1 क्वेश्चन नंबर 16, एक टावर है और इसकी फुट से 4 मीटर की डिस्टेंस पर और इसके फुट से 9 मीटर की डिस्टेंस पर दो अलग अलग पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहां से 4 मीटर और यहां से 9 मीटर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, या इसको थीटा मानते हैं तो इसको 90 माइनस थीटा मानते हैं। हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है। डायग्राम पहले बताओ श्वेता यादव। श्वेता, डायग्राम आपको समझ में आ रहा था कि नहीं इस क्वेश्चन का? ओके, ठीक है ना। यहां से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक एंगल बन रहा है और यहीं से 9 मीटर की डिस्टेंस पर दूसरा एंगल बन रहा है, और ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता हो। ओके, तो अपन बिल्कुल वही सिंपल सा तरीका है सर। हम तो काला अक्षर भैंस बराबर ज़्यादा जानते नहीं है। हम तो जानते हैं कि 2 तो राइट ट्राइंगल लेना होता है और दोनों में कुछ यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और बेस मालूम है तो tan थीटा से पूछे, वो बताया भैया हम 4/h बता सकते हैं वस्तु में। इससे पूछे tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा से बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बता देगा h/9। इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब आप मैथ्स के सिलेबस में देखते हो, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है इस साल का, तो उसमें बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सिलेबस में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिलेबस में नहीं है। और ये हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज किया गया है। तो कायदे से तो ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है और ये एग्जाम में नहीं आना चाहिए। फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, उसकी एक वजह है। देखिए, यूट्यूब पर ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर सीरीज चले हैं उसमें एक लेक्चर नंबर 5 है जिसको मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बनाया था मैंने, ठीक है। वो सिलेबस में ना हो तो भी जो है ना, बस फॉर्मूला उसका देख लेना, मतलब एक बार सुन लेना कि लेक्चर क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी नहीं, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक बार समझ लेना यार कि वो क्या है लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लेना, शायद कहीं हमें काम पड़ जाए, कहीं कहीं यूज पड़ जाए। तो माना कि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है
कि मैं एक बार जान लूं ऊपर ऊपर से फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से। tan 90 माइनस थीटा एक्चुअली कॉट थीटा होता है। इसको बना लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। ये फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब आप फर्स्ट में देखिए tan थीटा की वैल्यू है, सेकंड में देखिए कॉट थीटा की वैल्यू है। आपको मालूम है tan और कॉट का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? tan और कॉट का मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल, tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब याद होना चाहिए, इसको जपते रहा करो। मैंने कई बार लेक्चर में बोला है, यूट्यूब पर भी, लाइव क्लास में भी, इसको टाइम टाइम पर पढ़ते रहा करो। जबान पर रहना चाहिए, आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इंटू कॉट, और ये 4 अपॉन एच इंटू एच अपॉन 9, 4 अपॉन एच इंटू एच अपॉन 9, ये 1 आ जाएगा। सॉरी यार, यहां मैंने गलत लिख दिया। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है h अपॉन 4 होगा यार, ये सॉरी h अपॉन 4 होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच स्क्वायर अपॉन 9, 4 जा 36, ये 36 इधर आ जाएगा। एच स्क्वायर की वैल्यू 36, किसका स्क्वायर करने पर 36 आता है? प्लस 6 का भी और माइनस 6 का भी, लेकिन टावर की हाइट -6 हो नहीं सकती, इसलिए हम h की वैल्यू 6 मीटर लगाए। देखो कितना सिंपल सा सवाल था, कितना सिंपल सा, एक्सरसाइज के सबसे लास्ट में दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन को कायदे से एग्जाम में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड है। मगर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स परफेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखे हैं, परफेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, 100 में 100, 100 में 99 टारगेट कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। हाँ बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, h/4 होना चाहिए, h/4 कई बच्चे बता रहे थे। आज की क्लास में इतना ही। हम लोग कल फिर से डाउट्स लेंगे आप लोगों के, ठीक है। जो भी आपके डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन अभी बता रहे थे आप लोग, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टडास।